हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ओके, अब डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में मीन आप क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो टॉर्क। अब टॉर्क क्या है? तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट है, उसको आप लीनियरली मूव कराना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप लीनियरली मूव कराना चाहते हो, तो जो नेसेसरी फैक्टर है वो क्या है? फोर्स है। सेम वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कराना चाहते हो, तो जो नेसेसरी फैक्टर है वो कौन सा है? टॉर्क। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे फोर्स दे दिया और ये पॉइंट से ये जो है उसको फिक्स कर दिया ब्लॉक को, तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ओके। तो टॉर्क के लिए भी क्या ज़रूरी है वो ध्यान में दो। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, फटाफट रोटेशन हुआ। कैसे? तो ये आप देख सकते हो। बट अगर मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया तो जो रोटेशन होगा वो धीरे धीरे होगा। ओके, क्योंकि ये पोजीशन से हमने ब्लॉक को बांध के रखा है। एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर मैं फोर्स लगाऊँ तो रोटेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर भी ये जो रोटेटिंग फैक्टर है टॉर्क वो डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों को आप ध्यान में लोगे। कौन कौन सी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक आएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम गोल गोल घुमाना चाहते हैं और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में ही है। समझना, ये जो है ऑब्जेक्ट वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बट उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पे पढ़ो कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। Before we begin, we note a simplification that arises in the case of rotational motion about a fixed axis. Since the axis is fixed, only those components of torques which are along the direction of the fixed axis need to be considered in our discussion. Okay? टॉर्क है उसके वही कंपोनेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एक्सिस से पैरेलल है। ओनली दिस कंपोनेंट्स कैन कॉज द बॉडी टू रोटेट अबाउट द एक्सिस। एक्सिस के हिसाब से बॉडी को रोटेट करा सकते हैं कौन से कंपोनेंट? तो ये जो एक्सिस है उससे पैरेलल अगर टॉर्क के कंपोनेंट है तो वो एक्सिस के अबाउट रोटेशन करा सकते हैं। A component of the torque perpendicular to the axis of rotation will tend to turn the axis from its position. देखो, अगर कोई टॉर्क ऐसे जनरेट होता है, ऐसे, इसका मतलब क्या कि ये जो बॉडी है वो पूरी ऐसे रिवॉल्व होना स्टार्ट करेगी। मतलब एक्सिस जो अभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे आएगी, कभी यहाँ पे आएगी, तो ये तो कोई फिक्स एक्सिस रहेगी नहीं। और हम जो भी स्टडी करने वाले हैं वो क्या है? फिक्स्ड एक्सिस के लिए है। मतलब परपेंडिकुलर टॉर्क जो है वो एक्सिस को रोटेट कराना चाहेंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सिस जो है वो फिक्स है। तो मतलब उनको काउंट करने की फिर ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि उनकी कोई इफेक्ट आएगी ही नहीं।
इसलिए यहाँ पे लिखा है वी स्पेसिफिकली एज्यूम दैट देयर विल अराइज नेसेसरी फोर्स ऑफ कांस्टेंट टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क सो दैट द फिक्स्ड पोजिशन ऑफ द एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब विल बी मेंटेन्ड। ठीक है, एक्सिस जो है वो अपनी पोजीशन से हिलेगी नहीं। जैसे ही टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सिस को पकड़ने वाला अपोजिट टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा और नेट इफेक्ट हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने। देखो, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क देयरफॉर नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। This means that for our calculation of torque on a rigid body, देखो rigid body के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करते समय इतना ध्यान में रखना है, we need to consider only those forces that lie in plane perpendicular to the axis। वही फोर्सेस के कंपोनेंट को काउंट करना है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ठीक है, फोर्सेस which are parallel to the axis will give torque perpendicular to the axis and need not to be taken in account। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, R क्रॉस F। मतलब जो टॉर्क है वो रेडियस से, मतलब पोजीशन से भी परपेंडिकुलर रहेगा और फोर्स से भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो जहाँ पे टॉर्क लगता है उससे परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो समझो कि अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊँ ये प्लेन में, यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क रहेगा। ठीक है, तो वो हमें काउंट करना है। बट अगर मैंने इसको फोर्स जो है उसको एक्सिस जो है उससे पैरेलल लगाया तो ये ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, अभी आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो उतना इजी नहीं है, मुझे भी पता है आपके लिए समझना, क्योंकि आपको पूरा 3D में एज्यूम करना पड़ेगा। बट समझने की ट्राई करो कि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया पैरेलल टू एक्सिस, अब इससे क्या होगा, देखो ये एक्सिस है, उससे पैरेलल मैंने फोर्स लगाया, ये एक्सिस और ये फोर्स, तो ये पूरी बॉडी है वो एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगी, बट ऐसे ऐसे घूमना चाहेगी। तो एक्सिस को घुमाएगी, और एक्सिस को घुमाए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सिस हमने रखी है फिक्स। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस विल गिव टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। we need to consider only those component of the position vector which are perpendicular to the axis। देखो, यहाँ पे भी हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर वाले ही पोजीशन वेक्टर कंसिडर करने हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस से अगर ये पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क लग सकता है एक्सिस से पैरेलल। इसलिए यहाँ पे देखो, component of position vectors along the axis will result in torque perpendicular to the axis and need not to be taken into account। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमें सबसे पहले पढ़ना है वर्क डन बाय टॉर्क। सबसे पहले पढ़ना है आपको वर्क डन बाय टॉर्क। तो यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा डायग्राम हमने नीचे ले लिया और यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। देखो, ये आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम कहना क्या चाहता है वो समझो। यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसको हम ऐसे राउंड राउंड घुमाने वाले हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है। कौन सा है? R1। आफ्टर सम टाइम वो फोर्स की इफेक्ट की वजह से, देखो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में, तो फोर्स के दो कंपोनेंट हुए। ध्यान से देखना, फोर्स के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में।
अब यहाँ से हमने ये पोजीशन जो है उसको बांध के रखा हुआ है ऐसा समझो, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रही है ना, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब ये फोर्स है उसका कोई काम ही नहीं है, वो टॉर्क लगाएगा ही नहीं। और फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है वो ये पार्टिकल को ऐसे गोल गोल घुमाएगा ये जो पोजीशन है उसके आसपास। और रोटेटिंग जो फोर्स लग रहा है उसको हमने नाम दिया है टॉर्क। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फोर्स लगा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर है वो ds है और दोनों के बीच में एंगल है φ1। और पार्टिकल हमने लिया है अभी के लिए p1 और फोर्स लिया है F1। तो देखो अभी डेरिवेशन एकदम इजी है। चलो वर्क डन क्या आएगा, डी थीटा जितना हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराना है तो क्या करेंगे, वर्क डन ऑन पार्टिकल बाय अ फोर्स। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्क डन ऑन पार्टिकल P1 बाय एक्सटर्नल फोर्स F1 टू rotate it by a very small angular displacement, let's say d theta 1। ठीक है, या तो सिर्फ d थीटा ले लो चलेगा। तो चलो वो स्मॉल वर्क आएगा क्योंकि हमने पूरा रोटेट तो कराया नहीं, तो dw1 इक्वल टू फोर्स F1 डॉट ds1 वेक्टर आएगा, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो F1 इंटू ds1 इंटू कॉस एंगल क्या था φ1। देखो यहाँ पे ये F ये ds और दोनों के बीच में एंगल क्या है φ1। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्या है देखो ds क्या है, तो एक्चुअली वो आर्क है, तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ds है वो आर्क है, तो एंगल इंटू रेडियस मतलब r1 इंटू डी थीटा हम लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, F1 इंटू ds1 की जगह पे हमने लिखा r1 इंटू डी थीटा। कॉस φ1 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस अल्फा 1। देखो यहाँ पे आप देखने जाओ तो ये हो गई रेडियल डायरेक्शन, ये हो गई टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए 90, मतलब अल्फा 1 प्लस φ1 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 90। तो φ1 इक्वल टू 90 माइनस अल्फा 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर आंसर बनने वाला है F1 R1 डी थीटा इंटू साइन अल्फा 1, क्योंकि कॉस 90 माइनस अल्फा 1 बन गया साइन अल्फा 1। अब तो ये और इजी हो गया, कैसे, तो देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है R1 F1 साइन अल्फा 1 ये हो गया टॉर्क और यहाँ पे डी थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ τ1 इंटू डी थीटा। तो ये मुझे मिला dw1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मोर देन वन फोर्स, इफ देर आर एंड डिफरेंट फोर्सेस, या तो मल्टीपल फोर्सेस ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, इफ देर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल। चलो
तो फिर टोटल वर्क डन जो है वो सभी टॉर्क की वजह से जो मिलेगा वो होगा, मतलब टो 1 प्लस टो 2 प्लस 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 प्लस, और ये बनेगा डी थीटा। अब ये जो भी मिला उसको मैं टोटल टॉर्क दे दूँ नाम, तो डी डब्ल्यू मुझे मिलेगा टो इंटू डी थीटा। देखो कितना इजी हो गया, मतलब ये है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे था फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो दोनों तरफ अगर मैं डी टी से डिवाइड कर दूँ तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू टो इंटू क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब क्या बन गया, पावर, डी थीटा बाई डी टी बन गया ओमेगा। तो ये हो गया मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस पावर, और जिसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल पावर। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं पावर की जगह पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पावर की जगह पे मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो मतलब डी के डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू टो इंटू ओमेगा। हमने क्या किया है, पावर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कैसी, रोटेशनल। तो डी बाई डी टी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा है टो इंटू ओमेगा। अब देखो ये हाफ और आई कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर का होगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2 ओमेगा इंटू वापिस ओमेगा का करना पड़ेगा डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे टो इंटू ओमेगा, अभी देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, बचा क्या, तो ये आई डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा, और ये टॉर्क टो। ठीक है, हेंस टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है आई अल्फा। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है आई अल्फा। ओके, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ। ये लीनियर फोर्स, तो ये टॉर्क है वो रोटेशनल फोर्स। ये इनर्शिया, तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब हम ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज़ को रोटेशनल क्वांटिटीज़ के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी टेबल नंबर 7.2 में लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो दिए हुए हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और वो रिलेशंस भी आपको याद रख लेने हैं। ओके, तो ये थियरी अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट थियरी है वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से याद रख लेना, अगर कहीं पे किसी को डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।